दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें उत्सर्जन शब्द की बात करते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है? जो हमारे नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन की परिभाषा क्या होगी कि नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ है या नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब हमने बीच में बात कर ली किसकी? नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थों की। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में बात करें तो नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि हमारे अमोनिया। नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जैसे कि हमारे अमोनिया। नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया की बात करें तो इसमें क्या तीखी गंध आती है। क्या तीखी गंध आती है? अनप्लीजेंट गंध आती है, जिसको से आपका मूड खराब हो सकता है। नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ मतलब अमोनिया मनुष्य के शरीर के लिए जहरीला भी होता है। ये जो अमोनिया है ये शरीर के लिए क्या होता है? जहरीला होता है। और अमोनिया मनुष्य के शरीर में रक्त के माध्यम से यकृत में आने के बाद यूरिया चक्र की प्रक्रिया के कारण यूरिया में बदल जाता है, और फिर ये यूरिया क्या होता है? अजहरीला या फिर नॉन टॉक्सिक हो जाता है। इस तरह आपने देखा कि हमारे शरीर में जब अमोनिया बनता है तो ये अमोनिया क्या जहरीला होता है। ये अमोनिया कहाँ जाएगा? सीधा हमारे ब्लड के माध्यम से लीवर में जाता है। लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कैसे? यूरिया चक्र से यूरिया में बदल देगा। और यूरिया क्या होता है? अजहरीला या नॉन टॉक्सिक पदार्थ, जो हम क्या करेंगे? जो हमारे पेशाब के माध्यम से उसे बाहर निकाल देंगे। बात करेंगे हम अमोनिया के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो मनुष्य के शरीर में प्रोटीन के उपापचय के कारण अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होगा? जैसे प्रोटीन खत्म होता है, प्रोटीन का उपापचय होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। अब बात करें प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो मनुष्य के शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर बनता है। वैसे हमने जो मनुष्य के मानव के अंदर पोषण वाला जो लेक्चर था उसके अंदर आपको डिटेल से प्रोटीन के बारे में भी बताया है। यदि आपने वह नहीं देखा तो वह आप देख सकते हैं। बात करें उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग काम आते हैं, उन अंगों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो वो सारे अंग जो हमारे उत्सर्जन प्रक्रिया में काम आते हैं, उन सब अंगों को क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया में काम आने वाले अंग कौन कौन से हैं? एक तो हमारा किडनी होता है, जैसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। एक होता है हमारा मूत्र वाहिनी, एक होता है हमारा मूत्राशय, फिर हमारा होता है मूत्र मार्ग। ये क्या होता है? हमारे उत्सर्जन तंत्र के मेन मेन अंग है। चित्र में हम इनको देखें तो ये तो हमारी दो किडनियाँ होती है, एक और दो। ध्यान से देखेंगे, एक किडनी थोड़ी ऊपर है, एक किडनी थोड़ी नीचे है। क्यों? अब ये वाली किडनी हमारे नीचे क्यों होती है? क्या ये वाली किडनी हमारे नीचे क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? लीवर होता है। लीवर की वजह से थोड़ी सी नीचे हो जाती है, और हमारी ये वाली किडनी है थोड़ी ऊपर होती है। साइज में थोड़ी सी बड़ी आपको लग रही होगी। इन दोनों से हमारी क्या मूत्रवाहिनी निकली रहती है, यूरेटर जिसे कहते हैं। मूत्रवाहिनी निकल के एक थैलेनुमा कोश में जाके जुड़ जाती है, जिसे ब्लैडर या मूत्राशय कहते हैं। और फिर यूरेथ्रा के माध्यम से यह बाहर निकल जाता है हमारा। और फिर ध्यान से देखेंगे, स्पिंक्टर है, दो गोल गोल से पॉइंट्स दिख रहे हैं। इनकी कारण क्या है? हम हमारे मूत्र क्रिया को कंट्रोल करते हैं। जब हमारा मन करता है तभी ये होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब बात करें हमारे जो वृक्क है, वृक्क में क्या है? डोर्सल एरोटा और रीनल आर्टरी, ये दो रक्त नलिकाएं होती है जो ब्लड को लेके आती है, और यहाँ से छनने के बाद ब्लड को वापस भी लेके जाती है। चित्र को आप बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, तभी जाके चित्र आपको ठीक तरह से याद भी होगा, ठीक तरह से समझ भी पाएंगे। और आप यदि स्किप करेंगे इस बातों को तो परीक्षा में आपके लिए ये घातक हो सकता है। अब बात करेंगे यूरिया चक्र की। क्यों? क्योंकि यूरिया चक्र कहाँ से आ गया बीच में? तो हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर में जब प्रोटीन का अपक्षय होता है तो प्रोटीन से क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। ये अमोनिया जहरीला होता है। जो जहरीला अमोनिया रक्त के माध्यम से लीवर में जाता है। लीवर क्या करता है? ये यकृत क्या करता है? उस अमोनिया का यूरिया चक्र के माध्यम से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यूरिया चक्र के बारे में बातचीत करेंगे। यूरिया चक्र या यूरिया साइकिल की बात करें तो मानव मनुष्य के शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्रिया ही यूरिया चक्र कहलाती है।
इसको एक और नाम है, इसे ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्रिया यकृत में संपन्न होती है। मनुष्य के शरीर में यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इनके मिलने से होती है। क्या? हमारे ऑर्निथिन चक्र की क्रिया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन दोनों के मिलने से होती है। मतलब ऑर्निथिन चक्र में हमारे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे, ये चक्र हमारा यूरिया चक्र, इसमें हमारा अमोनिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके मिलने से इसकी शुरुआत होती है और लास्ट में हमारी यूरिया बन के निकलता है। क्या निकलता है? हमारे यूरिया बन के निकलता है। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, यूरिया बन के निकल जाएगा 5वीं स्टेज के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं कि पहली स्टेज तो हमारी यहाँ से, दूसरी स्टेज ये है, तीसरी स्टेज ये है, चौथी स्टेज ये है, 5वीं स्टेज है आर्जिनेज एंजाइम के कारण के यूरिया बन के बाहर निकल जाएगा। वैसे आपको ये पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल हल्की सी समझ इसकी बना के रखनी है। बात करें मूत्र का निर्माण की, मूत्र के निर्माण की बात करें हम, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अतः जो हमारे वृक्क होते हैं उनके अंदर हमारे मूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर से मूत्र के बाहर आने पर गंध का कारण क्या? अमोनिया होती है। कि जो हमारे मूत्र के निकलने के बाद जो स्थान होता है वहाँ से बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर अमोनिया होता है। क्योंकि मूत्र में उपस्थित जो यूरिया है, ये जीवाणु के संपर्क में आते हैं और जीवाणु वापस यूरिया से अमोनिया बना देते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो मूत्रालय होते हैं, मूत्राशय, तो वहाँ पे क्या है कि गंध आती है, तीखी गंध आती है, ये अमोनिया की वजह से आती है। मनुष्य के मूत्र में 2 से 3% ही यूरिया होता है, बाकी 95% क्या होता है? पानी होता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो जीवाणु के कारण यूरिया अमोनिया में बदल जाता है और यही अमोनिया शौचालय के बाहर तीक्ष्ण गंध का कारण बनता है। इस अमोनिया की वजह से क्या होता है कि शौचालय के बाहर क्या होता है? तीखी गंध आती है। अब बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थ की। तो ऐसे पदार्थ जो उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य के शरीर से बाहर निकलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। और मनुष्य क्या है? एक यूरियोटेलिक प्राणी है। ये यूरोटेलिक जानवर भी मान सकते हैं मनुष्य को, क्योंकि यह उत्सर्जन में यूरिया बाहर निकालते हैं। अब जानवरों को उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार के जानवर होते हैं। एक तो हमारे यूरोटेलिक होते हैं, एक यूरिकोटेलिक होते हैं और एक अमोनोटेलिक होते हैं। जानवर भी क्या है? 3 तरह के होते हैं। एक तो यूरियोटेलिक, एक यूरिकोटेलिक और एक हमारे क्या होता है? अमोनोटेलिक। इनके बारे में बातचीत करते हैं। पहला आता है हमारे यूरियोटेलिक जानवर। यूरोटेलिक एनिमल्स की बात करें तो ऐसे जानवर जो यूरिया को उत्सर्जक पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं? यूरिया को उत्सर्जक पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उन जानवरों को हम यूरियोटेलिक जानवर कहते हैं। जैसे कि हमारे मैमल्स या स्तनधारी, जिनमें हम भी शामिल होते हैं। एम्फीबियंस, उभयचर, मनुष्य भी क्या है? यूरोटेलिक जानवर ही माना जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी क्या है? एक मैमल्स है। और मैमल्स किसे कहते हैं? जो अपने बच्चे जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, क्या करते हैं? बच्चे जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मेरे मैमल्स या फिर स्तनधारी कहलाते हैं। दूसरे हमारे होते हैं यूरिकोटेलिक। कौन से होते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक किसे कहेंगे हम? यूरिकोटेलिक की बात करते हैं ऐसे जानवर जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे जानवर जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? यूरिक मतलब यूरिक एसिड। जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जैसे सांप होते हैं, जो हमारे बहुत सारे जीव जैसे मगरमच्छ है। सरीसृप वो होते हैं जिनका धड़ जमीन से टच होके चलता है, जैसे हमारी छिपकली होती है। जो रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं सारे के सारे। जो हमारे एवीज होते हैं, एवीज मतलब जो पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी वर्ग जितने भी कीट होते हैं, तो ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जन करते हैं। और आप सोच सकते हैं यूरिक अम्ल इनमें क्या भार में कमी लेके आता है। हम इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आगे आता है अमोनोटेलिक जानवर। अमोनोटेलिक एनिमल्स की बात करें तो ऐसे जानवर जो अमोनिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उन जानवरों को अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे हमारी मछलियाँ, अब मछलियाँ पानी के अंदर रहती है, उनके पास पानी की वैसे भी कमी नहीं रहती, तो इसलिए उनके पास अमोनिया को यूरिया में बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए उनको अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंगों के बारे में। अंगों के बारे में बात कर रहे थे तो सबसे पहले आता हमारा किडनी। मनुष्य के शरीर में किडनी
अनेक नलिकाकार संरचनाओं की बनी होती है। किडनी क्या होती है? अनेक नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। और किडनी जिन नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ही क्या होती है? हमारी उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है। अब आप इकाइयों की बात करें, इकाइयों को कैसे याद करें? शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। आप ये याद रखेंगे पहले तो दूसरी बात देखें, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी होती है हमारी? कौन सी होती है? न्यूरॉन। आप ये याद रखेंगे। पहले हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है हमारी? न्यूरॉन्स होती है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है हमारी? नेफ्रॉन होती है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारी कुछ क्रियात्मक इकाइयाँ होती है, उनको आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप बात करेंगे नेफ्रॉन की, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी को वृक्क भी कहते हैं, कोई कोई इसे गुर्दा भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। कितनी? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, अर्थात मनुष्य के शरीर में दो किडनियां होती हैं। एक दाईं तरफ होती है और दूसरी बाईं तरफ होती है। मनुष्य के शरीर में किडनी शरीर की उदर गुहा में रेट्रोपेरिटोनियम जो नामक जगह है वहां पे पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में किडनी का उदर गुहा में रेट्रोपेरिटोनियम नामक जगह है वहां पे स्थित होती है। किडनी के वजन की बात करें तो किडनी का वजन पुरुषों में तो 125 ग्राम से 170 ग्राम और महिलाओं में 115 ग्राम से 155 ग्राम होता है। तो महिलाओं में किडनी का वजन कम होता है। बात करें किडनी के आकार की, किडनी की लंबाई लगभग 11 से 14 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। तो हमने देखा, सबसे पहले इकाई के बारे में बात कर रहे थे, तो इकाई कौन सी हमारी? नेफ्रॉन है। तो हमें नेफ्रॉन को डिटेल से पढ़ना है। मनुष्य के शरीर में किडनी में पाए जाने वाली अनेक नलिकाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और मनुष्य के एक किडनी में 10 से 12 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 10 से 12 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन में ही होता है। और किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक क्रिया क्या है? नेफ्रॉन होती है। आप इसे भी याद रखें। मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, तो नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किडनी में नेफ्रॉन रक्त को छानने और मूत्र को इकट्ठे करने का कार्य करता है। क्या नेफ्रॉन क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। रक्त को छान करके यूरिया को रक्त से अलग करता है और मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य भी हमारे कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। अब ये हमारा जो नेफ्रॉन है इसका चित्र है, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक हमारी होता है एफरेंट आर्टियोल होती है, एक होता है इफरेंट आर्टियोल, अर्थात जिसमें हमारे रक्त इसके अंदर आता है और यहाँ से छन के यहाँ पे एक गुच्छा बन जाता है और गुच्छा बनने के बाद नलिकाओं का एक दूसरा जो एफरेंट आर्टियल है उससे ये चला जाता है। अब हम ध्यान से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है? एक गुच्छा बना हुआ है। क्या है? एक गुच्छा बना हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या बना हुआ है? एक गुच्छा बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। और एक कटोरे नुमा आकृति दिख रही होगी, ये कटोरे नुमा आकृति है, ये वाली कटोरा सा बना हुआ है। इस कटोरे को हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। तो आप देख सकते हैं जो रक्त नलिकाओं का गुच्छा है उसे तो केशिका गुच्छ कहते हैं, और इसके आसपास जो कटोरा बना हुआ है इस कटोरे को हम क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेलपिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं? दोनों को मिला करके हम मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से हमारे ब्लड क्या है? यूरिया क्या छन जाता है, यहाँ से छन के इस कटोरे में आ जाता है। कटोरे में छन के ये यहाँ से आके और ऐसे आगे बढ़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा मेलपिगियन बॉडी है वहाँ से हमारी जो नलिका है वो मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। और ये मेलपिगियन बॉडी के पास में होती है, इसीलिए इसी को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं इसे? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और यहाँ से हमारे जो जल है, जो आयन होते हैं, इनका पुनः अवशोषण किया जाता है। फिर हमारा जो मूत्र है आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते जाता है और फिर यहाँ आके ये नलिका क्या होती है? पतली हो जाती है। और पतली होने के बाद एक यू आकार में बदल जाती है। किस आकार में नलिका बदल जाती है? यू आकार में बदल जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं? हैंडलिका लूप कहते हैं। लूप तो समझते होंगे, लूप किसे कहते हैं? कोई भी चीज आगे बढ़ के घूम के वापस आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। जिधर से आए उधर ही वापस आ जाए तो इसे हम कहते हैं लूप।
और ये वाली बात किसने बताई थी? हेनले ने बताई थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हेनले का लूप कहते हैं। अब हेनले के लूप से हमारा मूत्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर लास्ट में क्या होती है? एक संग्राहक नलिका होती है। यहाँ पे क्या है? ये छोटे छोटे पेड़ किससे बने हुए? यहाँ पे ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन क्या जुड़ी होती है, ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ी होती है हर पॉइंट से। और जब यहाँ से जुड़ने वाली होती है ये वाली नलिका, वहाँ से भी ये मुड़ जाती है। क्या? वहाँ से मुड़ जाती है जब संग्राहक नलिका के पास में होती है, और जो हमारे किससे दूर है? हमारे मेलपिगन बॉडी से दूर है, इसलिए इस मुड़ाव को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका थी जो मेलपिगन बॉडी के पास थी, दूसरी हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका है जो संग्राहक नलिका के पास है। अब एक चीज़ और होती है कि आपने यदि वृक्क के बारे में देखा होगा, हमारा एक वीडियो का था हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी, उसमें हमने देखा था कि जो वृक्क है इसके दो भाग होते हैं, एक तो मेडुला होता है और एक कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? एक मेडुला होता है और एक कॉर्टेक्स होता है। तो हमारी जो बाहर वाला होता है वो मेडुला होता है, अंदर वाला क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो इसमें क्या है? ये वाला जो भाग होता है हेनले का लूप, ये क्या है? नीचे वाले भाग में पाया जाता है, और इसके ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। तो आप इसको आगे वाले चित्रों में भी आसानी से समझ जाएंगे। तो आप इस चित्र को साफ कर देते हैं ताकि आप इसको स्क्रीन पर रोक के सब चीज़ों को आप आसान से समझ सकें। अब आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन के हिस्से, नेफ्रॉन के भागों के बारे में बातचीत करें। नेफ्रॉन के भाग होते हैं, सबसे पहले तो बोमेन कैप्सूल, फिर होती है हमारी नेक या गर्दन, फिर होते हैं हमारे हैंडले का लूप, फिर होते हैं हमारे समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक होती है हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो बात करें हमारी, एक तो हमारी तो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। एक होती है हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जिसे डीसीटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल की। बोमेन कैप्सूल की बात करें तो बोमेन कैप्सूल स्तनधारी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। बोमेन कैप्सूल स्तनधारी जीवों की किडनी में नेफ्रॉन पर कप के आकार का एक थैला होता है, एक कप के जैसा थैला होता है, अर्थात बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का सबसे ऊपरी भाग होता है और एक कप के आकार का होता है। बात करें इसमें भी आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। बोमेन कैप्सूल ही मनुष्य की किडनी में मूत्र बनाने के लिए रक्त का निस्पंदन करता है, या रक्त को छानने का कार्य करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्लड यहाँ से आया, यहाँ पे केशी का गुच्छ हुआ, गुच्छा बन गया, गुच्छा बनने के बाद यहाँ से निकल गया, और गुच्छे के तौर पे क्या होता है? यहाँ से क्या है? ब्लड छन जाता है, छन के जो हमारा यूरिया होता है इसके अंदर आ जाता है। हम इसको बार बार इसीलिए आपको समझा रहे हैं ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो केशी का गुच्छ बनता है उसकी बात, तो अंग्रेजी में इस केशी का गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। वोमेन संपुट में 35 से 40 टफ्ट, टफ्ट का मतलब घेरे, टफ्ट का मतलब घेरे, ये 35 से 40 घेरे बना नामक एक केशिकाओं का समूह या गुच्छा पाया जाता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। केशिका गुच्छ को ही केशिका स्तवक, क्या इसको केशिका स्तवक या ग्लोमेरुलस कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। फिर मेलपिगियन बॉडी या मेलपिगियन काय की बात करें तो मनुष्य की किडनी में ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ और वोमेन संपुट ये ऊपरी सतह मिलकर एक छनित्र इकाई बनाती है जिसे मेलपिगियन बॉडी कहते हैं, अर्थात ग्लोमेरुलस और जो हमारा वोमेन संपुट है इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है गर्दन वाला हिस्सा, नेक वाला हिस्सा। तो नेक वाले हिस्से की बात करें तो मनुष्य की किडनी में ग्रीवा नेफ्रॉन का ही एक भाग है। क्या? ग्रीवा अलग से नहीं होती, ग्रीवा भी नेफ्रॉन का ही हिस्सा है। ग्रीवा नेफ्रॉन में वोमेन संपुट और समीपस्थ कुंडलित नलिका के बीच में स्थित होती है। ग्रीवा क्या होती है? हमारी नेफ्रॉन में वोमेन संपुट और समीपस्थ कुंडलित नलिका है इसके बीच में स्थित होती है। फिर बात करें हैंडले के लूप की। किसकी? हैंडले का लूप। तो हैंडले का लूप का हमारे क्या है? किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन का ही भाग है। हैंडले का लूप क्या है? किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन का ही भाग है। हैंडले के लूप को हैंडले का पाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडले का पाश भी कहते हैं। और हैंडले का लूप समीपस्थ नेफ्रॉन और डिस्टल नेफ्रॉन दोनों के बीच में स्थित होता है। हैंडले के लूप में दो अंग होते हैं। क्या होते हैं? दो अंग होते हैं। अब दो अंग तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? कि एक तो हमारे नीचे जा रही है भुजा, एक हमारे ऊपर जा रही है भुजा। मतलब इस तरह का हमने देखा था, तो पतली सी हमारे हैंडले का लूप था, तो नीचे जाने वाली और ऊपर जाने वाली दो ही भाग हो सकते हैं। बात करें तो अवरोही अंग या अवरोही भुजा, दूसरी होती है आरोही भुजा या आरोही अंग। हैंडले का लूप का मुख्य कार्य है जल और सोडियम क्लोराइड जैसे महत्वपूर्ण लवणों का पुनः अवशोषण करना है। क्या करना है? यदि गलती से हमारे सोडियम क्लोराइड और जल जैसे
चीज़ें मूत्र में चली जाती है तो उनका दोबारा से अवशोषण किया जाता है। पुनः अवशोषण की इस क्रिया से मूत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा सांद्रित हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा सांद्रित हो जाता है। इससे हमारा क्या, मूत्र बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, हमारे हैंडले के लूप की वजह से। अब बात करें समीपस्थ कुंडित नलिका की। किसकी, समीपस्थ कुंडित नलिका की बात करें तो समीपस्थ कुंडित नलिका को समीपस्थ नलिका भी कहते हैं। समीपस्थ कुंडित नलिका किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। समीपस्थ कुंडित नलिका नेफ्रॉन में ग्रीवा, जो नेफ्रॉन है इसकी ग्रीवा और हैंडले के लूप इनके बीच में स्थित है, होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका का प्रमुख कार्य क्या है, केशिका गुच्छ फिल्ट्रेट से जल, चीनी, सोडियम क्लोराइड जैसे आयनों का दोबारा से अवशोषण करना है। यदि ये सारी चीजें गलती से मूत्र में आ जाती है छन के, तो दोबारा से क्या करता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इनका दोबारा से जल, चीनी, सोडियम क्लोराइड इन सब आयनों का दोबारा से अवशोषण कर लेती है। तो आगे बात करें तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका थी। अब हम बात करेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका की। बात करें दूरस्थ कुंडलित नलिका की तो दूरस्थ कुंडलित नलिका किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। दूरस्थ कुंडलित नलिका नेफ्रॉन में हैंडले के लूप के ठीक नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो हैंडले का लूप होते है उसके ठीक नीचे पाई जाती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका एडीएच हार्मोन के द्वारा जल के अवशोषण को नियंत्रित करती है। एडीएच हार्मोन मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यह हार्मोन क्या करता है, जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो यदि वही ये हमने यदि हार्मोन आपने याद हो तो हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर इसको देख लिया है। यदि हम शराब पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन कम से कम निकलता है। इससे जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता और हमें क्या, बाथरूम बहुत ज़्यादा लगती है। और यदि हम इनका सेवन कम से कम करते हैं तो क्या होता है, एडीएच हार्मोन ज़्यादा निकलता है और हमें बाथरूम भी कम लगती है और मूत्र भी क्या, गाढ़ा होता है। बात करें दूरस्थ कुंडित नलिका की तो इस नलिका में लवण और जल का पुनः अवशोषण होता है। ये सब हमने देख लिया। अब हमारा मूत्र कहाँ गया है, जो हमारा संग्राहक नलिका थी उसमें आ गया। लेकिन उससे पहले मूत्र निर्माण की क्रियाविधि की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे बताना है। मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में होता है। किडनी में मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों। पहला आता है हमारी जिसे कहते हैं परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में जिसे छनित्र भी कह सकते हैं। दूसरा पुनर्अवशोषण या पुनः अवशोषण जिसे रीएब्जॉर्बेशन कहते हैं। तीसरा स्त्रवण या सेक्रेशन। तो 3 चरणों में हमारे मूत्र का निर्माण होता है। ये हमारे वापस जो देख सकते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था ये तो हमारा कॉर्टेक्स भाग है, ये हमारा मेडुला भाग है और ये एक लाइन है, ये देख लीजिए, इस लाइन से 2 अलग अलग है। मैंने बताया था आपको वृक्क के 2 हिस्से होते हैं, एक तो हमारा कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है, एक मेडुला वाला हिस्सा होता है। जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है इसमें तो हमारा जो मेलपिगियन बॉडी है और जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका दोनों होते हैं। लेकिन मेडुला वाले भाग में क्या होता है, हमारे हैंडले का लूप होता है। अब इस चित्र में आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये तो हमारे मेलपिगियन बॉडी है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट दोनों है। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, यहाँ से हमारे जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है, जो सोडियम, पोटेशियम इनका पुनर्अवशोषण हो जाता है। और जो बाकी जगह आप देख सकते हैं, यहाँ से पोटेशियम अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, NaCl नमक बाहर जा रहा है, जल बाहर जा रहा है। ये सब बाहर की तरफ तीर है, इसका मतलब बाहर जा रहे हैं। अंदर की तरफ तीर है, इसका मतलब मूत्र में शामिल हो रहे हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं ध्यान से कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ बाहर जा रही है। जैसे हमारा H2 बाहर जा रहा है, NaCl बाहर जा रहा है और लास्ट में जाके संग्राहक नलिका है, यहाँ से भी लास्ट में भी क्या है, H2O बाहर जाता है। और यदि कहीं यूरिया बाहर भी पड़ा हो तो वहाँ से इस हैंडले के लूप में अंदर आ जाएगा। तो यदि बाहर से भी कोई पड़ा होता है तो वहाँ से भी अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन की प्रक्रिया। तब इसको डिटेल से देखिए, परानिस्यंदन की या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या छनित्र की प्रक्रिया। तो किडनी में केशिका गुच्छ की रक्त कोशिकाओं से उत्सर्जी और उपयोगी पदार्थ का छनकर ओमेन संपुट की गुहा में जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं। कि किडनी में क्या होता है, केशिका गुच्छ की रक्त कोशिकाएं वहाँ से उत्सर्जी और उपयोगी पदार्थों का छनकर बोमेन संपुट की गुहा में जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं। और परानिस्यंदन की प्रक्रिया मनुष्य की किडनी में उपस्थित जो बोमेन संपुट होता है वहाँ होती है। परानिस्यंदन की क्रिया में छोटे आकार के उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ रक्त से छन के कहाँ आ जाते हैं, नेफ्रॉन में आ जाते हैं। अब आप इसमें एक शब्द और देखेंगे, ये वाला उपयोगी, ये वाले भी छन के आ जाते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपयोगी पदार्थ तो छन के आते ही आते हैं, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हमारे जो उपयोगी पदार्थ है जो शरीर के काम के हैं वो भी छन के चले जाते हैं। तो परानिस्यंदन किसी से भेदभाव नहीं करता है छानने में। वोमेन संपुट में जो परानिस्यंदन क्रिया है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब, जिसे जीएचपी दाब कहते हैं, ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसके कारण होता है। अर्थात परानिस्यंदन वोमेन संपुट में दाब प्रवणता के कारण होने वाला फिल्ट्रेशन, तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा। अब जो गलती से हमारे उपयोगी पदार्थ चले गए थे, जो मैंने आपको बताया कौन से उपयोगी पदार्थ है, इसको दोबारा से अवशोषण करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं पुनर्अवशोषण या पुनः अवशोषण, जिसे रीअब्जॉर्बेशन भी कह सकते हैं। अब पुनः अवशोषण की बात करें, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में छोटे आकार के जो उपयोगी पदार्थ है जो कि हमारे परानिस्यंदन की क्रिया के दौरान नेफ्रॉन में गलती से आ गए थे, उनका दोबारा से अवशोषण किया जाता है, उनको दोबारा से अवशोषण करके रक्त में डाल दिया जाता है। नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग से होती है? एक तो हमारे ग्रीवा भाग से, हेनले के लूप से, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन चारों से होती है। मतलब हमारा पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, इन चारों से मिलकर हमारी ये पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण की क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में होती है। क्यों? क्योंकि हाथों हाथ ही जो गलती से आ गया है वो वापस चला जाएगा। फिर आता है सिक्रेशन या स्त्रवण। स्त्रवण की क्रिया मनुष्य की किडनी में होती है। कहाँ होती है? मनुष्य की किडनी में हमारे स्त्रवण की क्रिया होती है। स्त्रवण की प्रक्रिया में बड़े आकार के अनुपयोगी पदार्थ रक्त से निकल के नेफ्रॉन में आ जाते हैं। और नेफ्रॉन में स्त्रवण की क्रिया नेफ्रॉन के कौन कौन से भागों में होती है? हेंडे के लूप, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन 3 जगह होती है हमारी क्या? स्त्रवण की प्रक्रिया। तो स्त्रवण की प्रक्रिया में बड़े आकार के जो अनुपयोगी पदार्थ रक्त से निकल के सीधे नेफ्रॉन में चले जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं वहीं से छन के आए, इधर से डायरेक्ट भी आ जाते हैं। अब हम बात करें मूत्र के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन क्या है? मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण पुनः परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण तीनों प्रक्रियाओं के बाद नेफ्रॉन में जो पदार्थ बचता है, जो द्रव बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। अब किसी कोई कहता है हमारी तो किडनी है में स्टोन है या पथरी है, तो पथरी का मतलब क्या है? तो मनुष्य के शरीर में किडनी में होने वाली जो पथरी है, किडनी में होने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब बात करेंगे किडनी में पथरी आ कहाँ से जाएगी, तो उसका निर्माण कैसे होता है? स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी की बात करें तो मनुष्य के रक्त में उपस्थित कैल्शियम तथा ऑक्जेलिक एसिड, क्या कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड किडनी में आने के बाद आपस में क्रिया करते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं, जिससे क्या किडनी में पथरी का निर्माण होता है। क्या होता है कि मनुष्य के रक्त में उपस्थित कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड किडनी में आने के बाद क्या आपस में क्रिया कर लेंगे और क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेंगे, जिससे क्या किडनी में पथरी का निर्माण होता है। ऑक्जेलिक एसिड बीज वाले जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं और कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इन सब में उपस्थित होता है, और ये उन्हीं के होते हैं जो इनका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। बीज वाले फल, सब्जियां और कोल्ड ड्रिंक्स जो रेगुलर उपयोग करते हैं, उनके जो स्टोन में वो किडनी में स्टोन होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या अघुलनशील यौगिक होता है, यह हमारे क्या मूत्र के साथ घुल के बाहर नहीं जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट ही किडनी की पथरी मानी जाती है। किडनी की कुछ पथरी अल्कोहल के कारण कम हो सकती है, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो कुछ पथरियाँ तो कम हो जाएगी। मनुष्य के शरीर में एक किडनी फेल होने पर दूसरी किडनी से भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, और अल्कोहल से के अधिक सेवन से किडनी क्या कहते हैं पथरी की समस्या तो सही हो सकती है, लेकिन किडनी खराब हो सकती है। तो आप ऐसा भी ना माने कि अल्कोहल सही है, अल्कोहल सबसे खराब चीज़ है। पित्त की थैली में पथरी का निर्माण, स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर। मनुष्य के शरीर में पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में पथरी का निर्माण एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। क्या? पित्त की थैली में पथरी किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। और आप जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? ये महिलाओं में पाया जाता है। तो पित्त की थैली की जो पथरी है अधिकांशतः महिलाओं में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं हो सकती, पुरुषों में भी हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः महिलाओं में होती है। बात करें कृत्रिम किडनी की, आर्टिफिशियल किडनी की बात करें, जब मनुष्य के शरीर में उपस्थित किडनी खराब हो जाती है तब कृत्रिम किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कैसे? कृत्रिम किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है,
जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहेंगे। कृत्रिम किडनी के द्वारा, एक मिनट, क्या कृत्रिम किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अपवहन कहलाती है, जिसे डायलिसिस भी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा आपके परिवारजनों में किसी के मुंह से कि उसकी तो किडनी खराब हो गई, अब तो उसको क्या डायलिसिस करवाना पड़ता है। अर्थात बार बार जो उसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने के लिए अपवहन की क्रिया या डायलिसिस क्रिया करवाई जाती है। अपवहन की क्रिया किडनी खराब होने वाले मरीजों में ही की जाती है। मूत्र निर्माण के दौरान मनुष्य के शरीर में उपस्थित जो प्राकृतिक किडनी है, नेचुरल किडनी, उनमें 3 क्रिया होती है, लेकिन कृत्रिम किडनी में केवल एक ही क्रिया होती है। वो कौन सी? परानिस्यंदन। और हमने देखा था परानिस्यंदन क्रिया में अनुपयोगी पदार्थों के साथ साथ उपयोगी पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज भी जिंदा रहना जरूरी है। उपयोगी अनुपयोगी तो बाहर से भी लिए जा सकते हैं। इसी सिद्धांत में हमारे अपवहन क्रिया की जाती है। मनुष्य के शरीर में मूत्र निर्माण के लिए कृत्रिम किडनी में केवल परानिस्यंदन की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक किडनी की तीनों क्रियाएं इसमें नहीं हो सकती। अब बात करते हैं मूत्र के संगठन की या कंपोजिशन की। मूत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? मूत्र के संगठन की बात करें तो मूत्र में 95% तो पानी होता है। क्या? 95% पानी होता है। मूत्र में 2 से 3% यूरिया होता है। मनुष्य के मूत्र में यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला पाया जाता है। आप ही जानते हैं यूरोक्रोम वर्णक के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात मनुष्य का रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है। मनुष्य के शरीर में मूत्र का पीएच मान 6.4 होता है। तो हमने देखा मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच तो 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है, जबकि मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है, 6.4। मनुष्य का मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। सामान्यतः मनुष्य के मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाता, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 0 होती है। सामान्यतः मनुष्य के मूत्र में प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, मतलब प्रोटीन की मात्रा भी 0 होती है। आप ये सोचते होंगे कि ग्लूकोज प्रोटीन ये हो, नहीं होता। और रही ब्लड की बात, तो मनुष्य के मूत्र में ब्लड की मात्रा भी 0 होती है। मूत्र में जो यूरिक एसिड है इसकी मात्रा लगभग 0.7% ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मूत्र में क्रिएटिनिन, क्या मनुष्य के मूत्र में जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन क्या अल्प मात्रा में पाया जाता है? क्या? क्रिएटिनिन अल्प मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में लवण या सोडियम भी अल्प मात्रा में ही पाए जाते हैं। सब कुछ क्या होता है? यूरिया होता है। अब बात करते हैं एक बीमारी होती है किसी को, जिसको कहते हैं डायूरिया। मनुष्य के शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएस हार्मोन की कमी के कारण शरीर में मूत्र ज़्यादा बनता है, और मूत्र में क्या? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायूरिया कहते हैं। और उसे बहुत ज़्यादा मूत्र आता है, बार बार में बाथरूम लगती है। डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या? एक यूरिन डिसऑर्डर है, जिसे मनुष्य को मूत्र करने की दौरान तेज दर्द होता है, जिसका सामान्य कारण होता है किडनी की पत्थरी। यदि किसी व्यक्ति के किडनी में पत्थरी है तो उसे मूत्र त्याग करने के दौरान क्या होता है? बहुत तेज दर्द होता है, जिसे किडनी की पत्थरी की वजह से होता है। फिर ग्लाइकोसूरिया। या ग्लाइकोसूरिया के बारे में बात करें तो मूत्र में ग्लूकोज या शर्करा की उपस्थिति को ही ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। सामान्यतः मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाता। क्या? मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाता, लेकिन मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर के बाहर आने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लूकोज यदि रक्त में ज़्यादा हो जाएगा तो वह ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर आने लगता है, इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ग्लाइकोसूरिया की स्थिति ही डायबिटीज मेलिटस के रोगियों में होती है। तो उन्हीं के अंदर क्या होता है? मूत्र के साथ ग्लूकोज भी बाहर आने लग जाता है। फिर बात करें प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया की बात करें, ये क्या है? सामान्यतः मनुष्य के मूत्र में प्रोटीन की मात्रा 0% होती है, अर्थात मूत्र में प्रोटीन नहीं पाया जाता। लेकिन जब किडनी सही से काम कर रही नहीं होती है तब मूत्र के माध्यम से प्रोटीन शरीर से बाहर आने लगता है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और प्रोटीन यूरिया की स्थिति में किडनी फेल हो जाती है, और किडनी फेल होने की स्थिति में आ जाती है, अर्थात जब मनुष्य की किडनी फेल हो जाती है या फेल होने की स्थिति में होती है तब प्रोटीन यूरिया की स्थिति बन जाती है। तो कभी भी किडनी फेल नहीं होनी चाहिए, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आपकी किडनी कभी भी फेल नहीं होगी। बात करेंगे हेमट्यूरिया की। हेमट्यूरिया की बात करें तो मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति को ही हेमट्यूरिया कहते हैं। क्या है? मूत्र में लाल रक्त कणिकाएं यदि पाई जाएगी, हेमट्यूरिया उसे कहेंगे। तो हमारे मूत्र में ब्लड आ जाएगा तो वही हमारी हेमट्यूरिया है। मनुष्य के शरीर में हेमट्यूरिया का कारण क्या होता है?
किडनी इन्फेक्शन, यदि किसी व्यक्ति की किडनी इन्फेक्शन हो जाती है तो इन्फेक्शन के कारण हमारे मूत्र में रक्त आने लगता है। हेमेट्यूरिया दो तरह का होता है, एक तो ग्रॉस हेमेट्यूरिया और एक माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया। तो ग्रॉस तो आंखों से दिखता है ब्लड, माइक्रोस्कोपिक में मतलब आंखों से दिखता नहीं है ब्लड लेकिन होता जरूर है। तो इसके बारे में बातचीत करें तो ग्रॉस हेमेट्यूरिया की बात करें तो ग्रॉस हेमेट्यूरिया एक ऐसी स्थिति है जिसे मनुष्य अपने मूत्र को आंखों से देख पाता है, अर्थात मूत्र में रक्त उपस्थित होता है और मनुष्य रक्त को देख भी सकता है। ऐसी स्थिति को हम ग्रॉस हेमेट्यूरिया कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया, तो माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया एक ऐसी स्थिति है जिसे मनुष्य अपने मूत्र में रक्त को देख नहीं पाता, अर्थात मूत्र में रक्त उपस्थित तो होता है लेकिन मनुष्य उसको देख नहीं पाता, और ऐसी स्थिति को माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया की बात करें तो इसमें मूत्र में उपस्थित रक्त सामान्यतः दिखाई नहीं देता, यह केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही दिखाई देता है। और माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया को सूक्ष्म हेमेट्यूरिया भी कहते हैं। अब एक बीमारी आती है जिसे कहते हैं यूरीमिया। तो मनुष्य के रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, यूरीमिया कहते हैं। और रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, किडनी फेल हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। एक बीमारी आती है हमारी लीवर सिरोसिस। तो मनुष्य के शरीर में लीवर का खराब होना ही लीवर सिरोसिस कहलाता है, अर्थात लीवर सिरोसिस में धीरे धीरे लीवर में खराबी आने लगती है, आखिर में लीवर बीमार हो जाता है, लीवर मर जाता है। मनुष्य के शरीर में लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण क्या, अल्कोहल का अधिक सेवन करना। और लीवर सिरोसिस मनुष्य के शरीर में धीमी गति से बढ़ने वाली लीवर की बीमारी होती है। और लीवर सिरोसिस में लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है, अंत में मनुष्य भी मर जाता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने उत्सर्जन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की, सारी बीमारी की जानने की कोशिश की, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया देखी, सभी अंगों को देखा। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी के लिए मुफ्त बना रहे हैं, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। धन्यवाद।